अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है हाफिज़ा इकरा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज का जो हमारा सेशन है उसका जो नेम है टॉपिक का वो ये है कि एजुकेशन अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। और मेरे साथ आज इस सेशन में मौजूद हैं मिस सरनाब। शी इज़ अ पाकिस्तान यंग साइकोलॉजिस्ट। शी इज़ अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन and she has also done her psychology has also completed, and now we have Miss Jaya with us, and she is a multidimensional speaker, and she has worked with different forums like in blood donation and as in human rights activist. She has been working. So first, I would like Ms. Zarnab to please talk about the topic. What is her opinion about it? Is education a burden on students or not? What do you think? ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली जो बर्डन का वर्ड है ना, पहले हमें उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है कि व्हाट एक्चुअली बर्डन इज and why we are considering why even we need to say we need to relate this word of burden with the holy a holy word of education. Why are we doing so? So being living in this part of the world where the curriculum is like designed in a very different way, in where the the mode of learning is all about cramming. तो यहाँ पे किस तरीके से हम एजुकेशन को बर्डन कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एजुकेशन इज नॉट एट ऑल अ बर्डन। एजुकेशन इज बेसिकली इट्स अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। आपको सोसाइटी में मूव करने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। इट्स जस्ट लाइक वाटर और फूड और एनीथिंग लाइक दैट, द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन। बट here living in this part of the world, why we are considering it as a burden? Because of the curriculum, because of the attitudes, because of हर शोबे के अंदर, हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट तरीके हैं चीजों को डील करने के। तो अगर एक चीज को आप ओवर द नर्व्स ले लेते हो तो वो आपके लिए बर्डन हो जाती है। तो मेरा ये ओपिनियन जर्नलाइज्ड, बाकी हम जब डिटेल में बात करेंगे तो आई विल मोर टॉक अबाउट इट। एजुकेशन इज नॉट एट ऑल अ बर्डन। It's although it's considered to be a burden due to this curriculum and the present situation especially। तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात अभी आगे जाके करेंगे, किस तरीके से कोविड की सिचुएशन के अंदर ये एक बर्डन बन चुका है। लेकिन इस वक्त ये कहना कि एजुकेशन इज अ बर्डन इज नॉट समथिंग फेयर, एंड आई नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट एजुकेशन इज अ बर्डन। ओके, ओके, थैंक यू मिस अर्नाब। ओके, वेलकम जया टू आवर शो। आप बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में कि एजुकेशन बर्डन है स्टूडेंट्स के लिए या नहीं है? Thank you so much, Ikra, for inviting me here. In my opinion, education should never be a burden, and it is definitely not a burden. हाँ, ज़रूर हमारा करिकुलम, हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा क्रिपल्ड है, अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स में शुमार नहीं होता, और होना उस तरीके से चाहिए कि कहीं पे अगर ये बर्डन बन भी रहा है तो वो ना बने। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये थोड़ा बहुत बर्डन बनने लगता है, वो भी इसलिए क्योंकि ये सेट स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं बना, और ये स्टूडेंट की एजुकेशन का जो मेन रीज़न होता है, जो मकसद होता है, वो पूरा नहीं करता। तो इन दैट सेंस वी कैन से कि शायद इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि आपने पहले स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, तो बस आप वही एक लेडर फॉलो करते हो। इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसके पीछे आपकी कोई मोटिवेशन नहीं है, आपकी कोई इंस्पिरेशन नहीं है। इन दैट सेंस इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ बर्डन। बट ओवरऑल आई वुड से कि कहीं पे आपकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अगर आपको सिस्टम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा कहीं पे, तो आप खुद जो है उस चीज़ से निकलें बाहर और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। सो आई वुड से कि अगर आप अपनी थोड़ी सी भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ना ये बर्डन बनेगा। इवन अगर आपको लगता है कि कहीं पे एजुकेशन सिस्टम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा, तो आज इतनी इन्फॉर्मेशन आज के दौर में, अगर आप चाहें खुद, और इवन अगर आपके बच्चे हैं आप उनको, या अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, नॉलेज लेने का क्या तरीकाकार है, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन को बेहतर तरीके से किस तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है, तो आप उस बर्डन को इवन शिफ्ट कर सकते हैं और इसको एक इंटरेस्ट भी बना सकते हैं, इसको एक हॉबी बना सकते हैं। तो आई वुड से इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप इसको बर्डन ही रखते हैं, या आप ये देखते हैं कि यार इसको मैंने एक हॉबी के तौर पे, एक इंटरेस्ट के तौर पे, एक करियर के तौर पे भी इस्तेमाल करना, और एक नीड के तौर पे, रादर देन जस्ट टेकिंग इट एज अ बर्डन। ओवर टू यू। थैंक यू मिस जया। अब 12 ये बात की जाती है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये बात की जाती है कि जो एक स्टडी है वो हम वी हैव ऑल आर विटनेस दैट कि स्टूडेंट्स के जो मेंटल इश्यूज हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सुसाइड फॉर दैट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड
most importantly most of the students have quit their studies because of that. सो मेंटल इश्यूज की वजह हमारे अगर देखा जाए तो एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है मेंटल इश्यूज का शिकार हो जाते हैं। तो लेकिन अगर जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो अगर हम आज के अपनी स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस करें, उनसे पूछें, तो वो यही कहते हैं कि ये जो स्टडी है सिर्फ हमारे लिए यही एक मेंटल इश्यूज हमारे जो इस वजह से हैं, हम स्ट्रेस का शिकार इस वजह से हैं। अब देखा जाए तो उसमें बाकी चीजें भी रोल प्ले कर रही हैं, सोशल मीडिया है, आपकी फैमिली रूटीन है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो स्ट्रेस का बायस बनती हैं। लेकिन जो हमारी यूथ है उनका सबसे पहले यही होता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, तो अब अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रेस लेवल की, तो वो बेसिकली इस चीज को दिया जाता है कि जो टेस्टिंग सिस्टम है हमारा, तो क्या एजुकेशन सिस्टम में टेस्टिंग को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मीन्स ना मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूंगी कि ये जो टेस्टिंग सिस्टम है, क्या ये ठीक है या फिर ये टेस्टिंग सिस्टम स्ट्रेस का बाइस वाकई में है स्टूडेंट्स के लिए? तो ओवर टू यू जनाब। All right, all right. Testing system, you are talking about the exams or the induction जो aptitude tests होते हैं हमारे पास? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम। All right, all right. Okay, तो जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, तो obviously when we are into a system and we have to excel through it, तो ये तो एक नेचर सी बात है, we have to pass through certain obstacles, we have to pass through certain exams and tests. अब किस तरीके से हमारे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो एज फार यहाँ पे जहाँ पे हमें एक एज मिल रहा होता है, उस एज को लेना चाहिए। अगर कंपैरिजन किया जाए, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि फॉरेन कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, तो हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम है दैट लाइज अबव ऑल। हमारा स्टूडेंट जब बाहर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में जाता है, तो नॉट बिकॉज कि वो क्रैमिंग का आती है, नॉट बिकॉज कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा टफ है, लेकिन वो आउटस्टैंड करता है वहां पे जाके। ऑब्वियसली वो यहाँ से तो मेरिट क्रॉस करके जाता ही जाता है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर टेस्टिंग सिस्टम। बेशक वो हमें ड्यूरिंग वी आर पासिंग थ्रू इट, तो वो हमें एक डिफिकल्ट चीज लग रही होती है, लेकिन दैट अगेन यू कैन डिसएग्री विद मी, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम है दैट्स नॉट अ स्ट्रेसफुल वन। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर हम इसके और एस्पेक्ट्स के ऊपर देखना शुरू करें, अनफॉर्चुनेटली, शेयर अनफॉर्चुनेटली, इस बात के ऊपर में मतलब कमेंट लोग नहीं करते अमूमन, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर फेवरेटिज्म, टीचर्स का फेवरेटिज्म, फिर उसके अलावा हैरेसमेंट जैसे इश्यूज, ये चीजें अगर साइड लाइन करके हम देखें, इनको मतलब एक साइड पे करें और फिर देखें, तो टेस्टिंग इज नॉट अ बर्डन। लेकिन अगर ये चीजें, जिस तरीके से आपने पहले मेंटल इश्यूज की बात की, तो ये मेंटल इश्यूज अगर साथ एड ऑन हो जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेना जो है वो बिल्कुल बजाय, और उस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि टेस्टिंग सिस्टम जो है वो एक बर्डन कॉज कर रहा है। बाकी जहां तक जो एप्टीट्यूड टेस्ट है लाइक मेडिकल का और एंट्री टेस्ट का, तो वो भी ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू compete फॉर समथिंग यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट। तो ये स्टूडेंट्स की पार्ट पे थोड़ी लैकिंग है कि इसको एक मेंटल स्ट्रेस कंसीडर कर लेना, या कहना कि टेस्टिंग जो है वो एक स्ट्रेसफुल चीज है। ओवर टू यू। ओके, सो यू मीन कि टेस्टिंग सिस्टम है, इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर करियर। तो हमारे पास जो एक कमेंट आया है जहांगीर शाह का, वो कह रहे हैं कि द मेन बर्डन ऑन स्टूडेंट्स इज टू गिविंग टास्क्स ऑफ राइटिंग, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट कर लें, जिस तरह टीचर्स जो बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स और वर्क दे देते हैं इस तरह से स्टूडेंट्स को। तो मिस जया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस बारे में आप क्या कहती हैं कि बर्डन क्या सिर्फ यही है या इसके अलावा भी कुछ है? इकरा, आई वुड से कि जिस तरह से आपने बर्डन की बात की, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सम टाइम जो एजुकेशन एग्जैक्टली शायद वो अकेला एक बर्डन नहीं है, उसके साथ डिफरेंट फैक्टर्स अटैच्ड हैं। जैसे आप फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात कर लें कि सम टाइम्स बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी दे सकें, कॉलेज की फ़ी दे सकें, फिर उनके घर के जो माहौल होता है, ठीक है, वो शायद उतना सपोर्टिव नहीं होता है एजुकेशन के लिए। सम टाइम्स एक लड़का या लड़की तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर रही होती, वो एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही होती, जिस वजह से दे ट्राई एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन सम अदर टास्क, और बच्चा जो पढ़ना भी चाह रहा होता है वो नहीं, और इन सम वे और द अदर ये उसके ऊपर एक बर्डन होता है। समटाइम्स जो मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है, पीपल आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन स्टडीज। हम माने ना माने, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस जरूर करना चाहिए कि जब हाँ पे भी हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, आई माई सेल्फ स्टूडेंट एज वेल, बट हम जहाँ पे भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट्स अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं डिफरेंट HEC की पॉलिसीज के अगेंस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, नो डाउट, कहीं ना कहीं समटाइम्स जो टीचर्स हैं शायद वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं स्टूडेंट को। वो जिस तरीके से भी टेस्ट की बात हो रही थी, यकीनन उस तरीके से टीचर्स भी समटाइम्स
नहीं बताते, सही गाइड नहीं करते, या अपना वो रोल अदा नहीं करते जो उनको अदा करना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। बट हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमारे पास स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। दे आर ऑल्सो मेयर इन टू क्रैमिंग, उनको भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि इस एजुकेशन को एजुकेशन के लिए हासिल किया जाए, इसको इसीलिए ना हासिल किया जाए कि चलें 1 साल की डिग्री मुकम्मल हुई और उसके बाद हमें हमारी नौकरी मिल जाएगी। तो ये भी तो ट्रेंड है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग की, आप देख लें फिनलैंड बेहतर एजुकेशन सिस्टम की मिसाल है, वहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सिस्टम नहीं है। टेस्ट अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया में भी, अगर मैं सिर्फ जूनियर क्लासेस की बात करूं तो वहाँ पे भी टेस्ट होते हैं नो डाउट, बट उन टेस्ट का जो मेयार है और उनका जो तरीकाकार है वो पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। वो बच्चे को ऑलरेडी इतना अच्छा प्रिपेयर कर देते हैं कि वो जब टेस्ट में भी बैठता है तो एटलीस्ट अगर वो वहां पे इतना अच्छा नहीं भी परफॉर्म करता, अगेन उसमें नंबरिंग सिस्टम्स नहीं होती, ठीक है, वो नंबरिंग सिस्टम नहीं होती, और उसके बाद ये सिस्टम नहीं होता कि अगर बच्चा अगर वो स्लो लर्नर है तो वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके। हमारे यहाँ एक तो इंक्लूसिव क्लासेस भी नहीं है ना, हमारे पास इंक्लूसिव क्लासेस हो तो हमारे पास हर तरह का बच्चा एक क्लास में बैठ के परफॉर्म करे, लेकिन होता यह है कि अगर थोड़ा सा भी स्लो लर्नर है तो वो डेफिनेटली कम्पीट नहीं कर पाता, और उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होने की बजाय, ग्रूम होने की बजाय वो शटर होना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली उसके लिए वो बर्डन ही होगी। सिर्फ वो बच्चा जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो अपने शौक से पढ़ा है, जो थोड़ा क्विक लर्नर है, फिर टीचर्स भी उसको अप्रिशिएट करिए तो वो आगे ही जाता है। सो आई वुड से इट गोज हैंड इन हैंड। एक जगह पे हमारे एजुकेशन सिस्टम भी उतना सपोर्टिव नहीं है, फिर कहीं जगहों पे टीचर्स भी जिम्मेदारी उस तरीके से अदा नहीं करती। दे जस्ट लेट द किड्स डू कि आप ये भी लिख लें, ये भी बस लिख लें, इसको ऐसे कर लें, ठीक है। क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करती, और डेफिनेटली जब नहीं होगा तो एजुकेशन एक बर्डन बनना शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। आपको सारा इल्म तो सोशल मीडिया से मिल जाएगा, या इंटरनेट पे जितनी नॉलेज मौजूद है वो मिल जाएगी, लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे। सेकेंडली अगेन हम इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा एजुकेशन हमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं सिखाता, हमें मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सिखाता। तो फिर उस एजुकेशन सिस्टम का, ये जिंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा उस तालीम के ऊपर लगाने का क्या फायदा है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डाई। हमने अब अपनी जिंदगी में ये जो सारे स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, इनकी क्या वजूहत है, हमने क्यों ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्यों ये लेडर एक डिसाइड किया कि हमें लाइफ में ऐसे करना है। सो वी नीड टू लुक अपॉन इट। और फिर बहुत कम लोग होते हैं जो ये हिम्मत कर सकते हैं कि नहीं, हमने इस ट्रेंड को, इस कन्वेंशनल मेथड को नहीं फॉलो करना, हम कुछ और फॉलो करेंगे। सो दिस इज हाउ इट गोज। और फिर ये टीचर, स्टूडेंट्स, फैमिली, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब की वजह से एक बर्डन बनना शुरू हो जाता है, जो काफी हद तक बन भी गया है। ओवर टू यू इकरा। जी मिस जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स भी जो है उसमें थोड़े से स्टूडेंट्स का भी अगर देखा जाए थोड़ा सा कसूर है, और एक एंड पे देखा जाए तो टीचर्स का भी कसूर है, क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि फेवरेटिज्म है यूनिवर्सिटीज में। तो वो तो एक बात है। लेकिन मिस सरनाब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह अभी जहांगीर शाह ने कहा कि तमाम इंस्टीट्यूट्स में जो है एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए टू टू काउंसिल द स्टूडेंट्स, और इफ दे हैव एनी मेंटल इश्यूज so they should have deal with them. So what do you think about it? Is it the thing that All we right. are lacking, or our educational institutes are lacking in it? Yes, Miss Arnab. ऑल राइट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आई एग्री विद यू 100% कि इस चीज में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत लैक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस ये बात शुरू करने से भी पहले मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि बीइंग गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट इज अ ह्यूज बिग स्टिग्मा ओवर हियर। इसको एक इतना बड़ा स्टिग्मा बना दिया गया है कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बिठा भी देते हैं तो उस साइकोलॉजिस्ट तक जाना, उस तक वो सारा रास्ता तय करना भी एक बहुत बड़ा एक बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर, एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि अगर मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ मौजूद 4 ग्रुप के और लोग इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे कि अगर मेरे पेट में दर्द है तो दे वुड बी लाइक विद मी टू टेल मी कि यार चलो डॉक्टर के पास, हम तुम्हारे साथ जाते हैं। लेकिन इफ आई एम टेलिंग देम दैट आई एम फेसिंग सम सम एंजाइटी और सम स्ट्रेस ओवर हियर, तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए अभी हमारे अंदर इतनी एक्सेप्टेंस नहीं आई मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं ओपनली एक सोसाइटी के अंदर बैठ के ये कह सकूं कि यार मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ या मैं ये सेशंस ले रही हूँ। सबसे पहले तो इस स्टिग्मा को खत्म करने की जरूरत है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कुछ स्टिग्मा नहीं है। मेरे पेट, मेरे सर, मेरे नाक, मेरे कान में दर्द होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो सिमिलरली अगर मेरे यहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो आई कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट। इट्स नॉट अ स्टिग्मा एट ऑल। सेकेंडली, आपने बात की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने अब आके पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने ये काम शुरू कर दिया है। मैं खुद भी एजुकेशन की फील्ड में इस वक्त काम कर रही हूँ प्री स्कूल के साथ। तो वहां पे भी अब मैं देखती हूँ कि किस तरीके से स्टिग्मा को खत्म करने की जरूरत है। मैं बैठ तो गई हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट जाकर किसी जगह पे, चलो एज अ टीचर भी अगर साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले करी तो क्या रिलक्टेंट बिहेवियर शो हो रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से कि हमारा बच्चा अगर जा भी रहा है
काउंसलिंग है, तो किसी को पता ना चले कि ये काउंसलिंग करवा रहा है, कोई ये ना समझे कि इसके दिमाग में कोई मसला है। तो यहाँ पे हमें ये जो रोल्स है उनको भी थोड़ा सा डिफाइन करने, रीडिफाइन करने की जरूरत है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इज जस्ट अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। क्या जरूरत है एजुकेशनल फील्ड में उसके अंदर उस साइकोलॉजिस्ट की, एजुकेशन के अंदर क्या क्या बर्डन, क्या क्या स्ट्रेसेस है जिनकी वजह से जाने की जरूरत है। अगर टेस्ट हो रहे हैं और मेरे घर में 1 2 3 4 5 मसले चल रहे हैं और उसके साथ साथ मेरे एग्जाम्स भी आ गए और मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो भी मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए। आई कैन गो टू हिम और हर एंड आई कैन टेल हिम कि सर और मैम ये देखिए इस तरीके से मेरे घर में ये मसले चल रहे हैं और मेरे साथ साथ एग्जाम्स चल रहे हैं, नाउ यू टेल मी कि मैं टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करूँ। तो इस और फिर ये जो हमारी टीन एज होती है, स्पेशली जब बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, तो उस टाइम के अंदर तो और भी बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, बैक ऑफ द माइंड हम ओवर थिंकिंग के लेके चल रहे होते हैं, हम अपने फ्यूचर को लेके जो है वो एंक्शियस होते हैं, कई लोग अपने पास्ट से ट्रॉमास कैरी कर रहे होते हैं। तो उन सब चीजों को, पास्ट के ट्रॉमास को, फ्यूचर की एंजाइटीज को, उन सब चीजों को एक साथ मैनेज करना अपनी एजुकेशन के साथ, ये काम होता है साइकोलॉजिस्ट का कि वो सिखाए। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजिस्ट की इस वक्त अशद जरूरत है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल मिस जनाब, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की तो जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेरेंट्स का क्या इसमें रोल होना चाहिए? अगर एक बच्चा उनका डिप्रेशन में है, तो जिस तरह आपने बात की कि हमारे यहाँ एक कॉमन ट्रेंड एक है कि अगर कोई बंदा बोल दे कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या मुझे एंग्जाइटी है, तो उसको अगर वो कहे कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास शायद जाना चाहिए, पहले तो कोई उसको रेकमेंड ही नहीं करेगा कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो फिर एक दे दिया जाता है एक टैबू सा कि तुम पागल हो, तुम्हें लगता है कि तुम पागल हो। मतलब कि अब अगर एक इंसान मेंटल इश्यू का शिकार है, मेंटल स्ट्रेस का शिकार है, तो उसको फिर बोल दिया जाता है कि तुम पागल हो, ताकि वो हमारे यहाँ डिप्रेशन को एक रिकॉग्नाइज करने में भी एक बहुत बड़ा जो है एक मसला है हमारी सोसाइटी में। तो लेकिन अब उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जो है इस बारे में मतलब क्या उसमें रोल प्ले कर रहे हैं? पेरेंट्स का भी कोई रोल है? तो मिस सनाब मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी, उसके बाद मिस जया मैं आपकी तरफ आऊंगी इसी क्वेश्चन को लेकर। जी मिस बिल्कुल सनाब। बिल्कुल। पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल है हमारे यहाँ। जो फ्रॉइड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही कहता है कि एक बंदे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी की पूरी जो मेकअप है, वो हो ही आपकी जिंदगी के पहले 5 से 7 साल के अंदर जाता है। उस 5 से 7 साल के अंदर आप होते किसके पास हो? अपने पेरेंट्स के पास। तो मैं कहती हूँ कि इंसान की मेंटल हेल्थ का जो बिल्डअप है ना, वो सारा का सारा उसके पेरेंट्स के हाथ में होता है, सारा का सारा उसके पेरेंट्स के हाथ में होता है। वो किस तरीके से उसको डील कर रहे हैं, वो किस तरीके से उसकी वहां पे जो सारी स्टेजेस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसके सारे माइलस्टोन्स हैं, उनको कैसे उनको कवर करवा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं उनका बच्चा फिक्सेट हो गया और वो उसको उस चीज को रीइंफोर्स किए जा रहे हैं। इस चीज को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उसके बाद पेरेंट जब टाइम के साथ साथ बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो वो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर ऑब्जर्व कर रहा है अपने घर के अंदर, वो देख रहा है कि उसकी मदर फादर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, बी इट वर्बल, बी इट फिजिकल, बी इट ऑफ एनी टाइप, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे कैरी करना शुरू कर देता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को फिर वो लाइफ लॉन्ग लेके चलता है। स्टडीज बताती हैं कि अगर बच्चा पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट देख रहा है घर के अंदर, तो वो उसके पीयर रिलेशनशिप्स बुरे तरीके से मुतासर होते हैं। वो किस तरीके से अपने फेलोज के साथ डील करेगा, वो किस तरीके से या तो वो बुली बन जाएगा सोसाइटी के अंदर जाके, या तो वो विक्टिम बन जाएगा फिर बुलीज का, अगर वो बच्चा घर में पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट देख रहा है तो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं ये मतलब समझती हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। और अगर वो बच्चे फिर यहाँ तक तो मैंने बात कर दी पहले से 5 से 7 साल की, बच्चा जो बड़ा होता है टाइम के साथ साथ, वो मुआशरे में से चीजें सीख के घर आता है और घर आके उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, वो ऑब्जर्व करें कि मेरा बच्चा एक गलत चीज को लर्न करके आ रहा है। अब वो उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं, उस बिहेवियर को पनिश करते हैं। अब पनिशमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की है ना, वो नेगेटिवली इतना उसको स्नब कर देते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं कि वो बच्चा जुर्रत ही नहीं करता अपनी माँ को या अपने बाप को ये बता देने की कि मामा या बाबा मैंने ये करके आ गया हूँ या ये सीख के आ गया हूँ। अपने बच्चे के साथ इतना डिस्टेंस रखें कि उसको वो कुछ भी शेयर कर सके आपके साथ, तो फिर उसकी मेंटल हेल्थ उस तरीके से खराब नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हमारी बहुत सारी यूथ की मेंटल हेल्थ इस वक्त खराब थैंक यू मिस जन्नाब, आपने बहुत अच्छा ओपिनियन दिया। मिस जया आप इस बारे में क्या कहती है कि पेरेंट्स का क्या किस हद तक रोल उनको प्ले करना चाहिए मेंटल स्ट्रेस के हवाले से स्टूडेंट्स के? Ikra, I would agree with what Zanab has shared कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया है कि बच्चों को वो सेफ स्पेस नहीं मिलती अपनी फैमिली के साथ शेयर करने के लिए। दे आर अनएबल टू स्टे ओपन टू देयर पेरेंट्स, तो फिर डेफिनेटली वो बाहर लोगों को ढूंढते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, वो उनके लिए सेफ नहीं होता। और इसी तरीके से बच्चे फिर अपने कंपेनियंस दोस्तों के साथ उनके साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे। और ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स को आई वुड से कि रियलाइज़ नहीं होती। और इसकी एक वजह ये भी है कि ये चेंज चलती आ रही है।
उनके ऊपर भी एक अनड्यू प्रेशर आया था जो वो आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। वो भी जब मेंटल एंजाइटी में थे या मेंटल स्ट्रेस में थे तो उनको भी किसी ने सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की थी, एंड दे आर ऑफ द सेम प्लान एंड थिंक कि अच्छा हाँ ये चीज़ ऐसे ही होती है क्योंकि हमारे साथ ऐसे हुई थी। तो वो जो चेन अभी तक चलती आ रही है ना, हम लोगों ने उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, तोड़ा नहीं है। तो वहाँ पे ज़रूरत है कि डेफिनेटली इसी वजह से पेरेंट्स की भी अब काउंसलिंग हो रही होती है कि उनको प्रॉपर पेरेंटिंग बताई जाए कि व्हाट एग्जैक्टली पेरेंटिंग इज़, होनी कैसे चाहिए। जो भी न्यू एटलीस्ट जो कपल्स हैं या जो पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ रियलाइज़ करें कि बच्चे के साथ उनका बॉन्ड होना कितना ज़रूरी है। द चाइल्ड हैज़ द सेम रिस्पेक्ट एज दे हैव, चाइल्ड की भी वही नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनकी हैं। तो वो जो हमने कितना अथॉरिटेरियन बिहेवियर अपने घर में बना रखा है ना, वो ख़त्म होगा तो ही आपके साथ आपका बच्चा, इवन अगर वो कहीं पे हरास हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसकी अचीवमेंट्स हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसने कुछ और पढ़ना है, आप चाहते हैं वो कुछ और पढ़ सके, तो वो आपको बताए। अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी ऑल नीड फ्रीडम टू लिव एंड वी ऑल वांट टू लिव हैप्पीली। तो वो सिर्फ तभी होगा जब आपके घर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं वो तमाम एक दूसरे को सेफ स्पेस प्रोवाइड करके उनको फैसिलिटेट करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिफाइन हो चुका है, वो बन ऐसे गया है कि वो सपोर्ट नहीं करता इंडिविजुअल्स को। तो अगर हम स्लो स्लो एटलीस्ट अपने अंदर, अपने रवैयों के अंदर ये तब्दीली पैदा करें कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करना शुरू करें, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना शुरू करें इन व्हाट दे वांट टू डू। कोई आर्ट सीखना चाह रहा है, कोई पढ़ना चाह रहा है, कुछ और पढ़ना चाह रहा है, तो हम ये रियलाइज़ करें कि उनकी खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और कहीं पे भी अगर आपका बच्चा स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो स्टेज तक पहुंचे ही नहीं जस्ट बिकॉज आपने उसको वो इंपॉर्टेंस या वो सेफ स्पेस नहीं दी। एंड इन केस अगर कोई पहुंच भी जाता है तो फिर वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको रेस्क्यू करें, आप उसको बताएं, आप उसके साथ बात करें। मेनी ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि ख्वातीन होती हैं, अगर वो कहीं पे कुछ प्रेशर फेस कर रही हैं तो वो घर वालों में से किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगी, वो आएंगी वो हमसे डिस्कस करेंगी, ठीक है। या बच्चियां हैं वो कहीं पे कोई इशू फेस कर रही हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करेंगी, वो हमारे साथ डिस्कस करेंगी। तो इससे हमने ये एनालाइज किया कि फैमिलीज़ के अंदर बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे बिल्कुल भी अपने वालिदैन के साथ बात शेयर नहीं करते। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप खुद भी, बच्चों को भी चाहिए कि अगर कहीं पे लग रहा है कि पेरेंट्स थोड़े से रिलक्टेंट है तो उनके साथ ना स्लो 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 ऐसा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें कि आप उनके साथ ओपन हो। सो अगेन हर चीज़ जिस तरीके से कोई एक इसका जिम्मेदार नहीं है, ये भी ऐसी चीज़ें हैं कि ये सबको ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम एटलीस्ट कुछ सालों में एक ऐसी इंक्लूसिव और एक्सेप्टेबल सोसाइटी बना सकेंगे। जी मिस जिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो मैं इसमें ये कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ जो टीचर्स का है, जैसे पहले आपने एक दफा बात की थी कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो अगर स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं फॉर देयर गुड वर्क और फॉर एनीथिंग और फॉर द लिटिल थिंग दे हैव डन वेरी गुड, सो उसके बाद जो स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स स्टडी, टुवर्ड्स एनीथिंग, टुवर्ड्स एनी प्रोजेक्ट दे आर डूइंग, तो उनका जो वो उसमें एक्सेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पे एक होता है कि टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया तो मैंने दोबारा से भी उसको जो है अच्छे से अच्छा काम परफॉर्म करना है। तो उसमें टीचर्स की एक एप्रिसिएशन का फैक्टर भी आ जाता है। उसके बाद फिर एक फैक्टर ये आ जाता है कि हमारे यहाँ जो फेवरेटिज्म का एक बहुत बड़ा एक जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है कि फेवरेटिज्म है, स्टूडेंट्स टीचर्स करते हैं, इसको हम निगेट नहीं कर सकते कि टीचर्स नहीं करते। तो फेवरेटिज्म भी एक तरह से होता है। तो मिस जया, आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या ये फेवरेटिज्म है कि जो एक स्टूडेंट को फेवरेट करके उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो बाकी स्टूडेंट्स हैं क्लास के 40-45 जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन पर उसका मेंटल इफेक्ट होता है कोई, कि जिसकी वजह से वो फिर पढ़ाई की तरफ बिल्कुल जाना पसंद ही नहीं करते, कि भाई पास तो उसने होना है, फर्स्ट तो उसी ने आना है। तो जी मिस जया, क्या कहती हैं आप इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल नो ऑफेंस टू टीचर्स एट ऑल, ठीक है। आई माई सेल्फ हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग एंड जब अगर मैं भी कहीं पढ़ा रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट वो टिपिकल ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल टीचिंग स्टाइल ना अडॉप्ट करूँ। और अगर कहीं पे मैं वॉयलेंट भी हो रही हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ें ये मैंने नहीं करनी, एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो। बट आई वुड से कि अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स बहुत फेवरेटिज्म करते हैं, बहुत अनड्यू प्रेशर डालते हैं, बच्चों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। वी हैव सीन मैनी स्टोरीज जहाँ पे हमने रियलाइज़ किया है। मुझे बहुत दुख होता है ये देख के एंड आई फील लाइक कि ये डेफिनेटली सारे टीचर्स तो नहीं, लेकिन ये उस शख्स के एक इंडिविजुअल रवैया है जो हटना चाहिए। उसके एक ये भी है कि स्टूडेंट्स अब इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हों। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स भी इसलिए क्योंकि हमें ग्रेड्स चाहिए, अब ग्रेड्स भी क्यों चाहिए, क्योंकि जी CGPA अच्छा आएगा तो फिर आगे जॉब मिलेगी। तो वो जो साइकिल है ना, चीज़ें इतनी इंटरलिंक्ड कर रही हैं, डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर, फिर बच्चे भी स्टेप नहीं ले पाते। बट आई वुड से कि अगर आप कहीं पे भी देख रहे हैं कि कोई टीचर आपके साथ
ज़्यादती कर रहा है, जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में यही हो रहा था। तो अगर आपको लगता है कि टीचर कहीं पे ज़्यादती कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपके साथ डिसऑनेस्ट हो रहा है, कहीं पे फेवरेटिज्म कर रहा है, अनडी फेवरेटिज्म भी कर रहा है, नेपोटिज्म है, तो प्लीज़ एटलीस्ट आप वहाँ पे स्टैंड लें। बच्चे भी तो नहीं बोलते ना, आप जब तक बुराई को ख़त्म नहीं करेंगे, ये मसले हाईलाइट नहीं करेंगे, कैसे होंगे? तो बच्चे बोलते नहीं है जस्ट बिकॉज दे नो नहीं फिर हमारे से टीचर नाराज़ हो जाएंगी, पूरा साल हम ऑकवर्ड सिचुएशन में रहेंगे, फिर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो वो साइकिल चलता रहेगा क्योंकि चीज़ें डिपेंडेंट है। तो और अगेन टीचर्स की तो इतनी मतलब अगर एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, मैंने नोटिस किया कि जब आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि जो आपके इनबिल्ट थॉट्स हैं ना वो ठीक होना शुरू हो, ये शायद तब्दील होना शुरू हो। आप उस टाइम तक इतने रिजिड हो चुके होते हो और उसके टाइम पे तो आपके साथ कोई कन्वर्जेशंस भी ऐसी नहीं करता। आप क्या किसी यंग साइकोलॉजिस्ट की कन्वर्जेशन सुनेंगे, आधा यू वुड से ओहो ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो न्यू दुनिया की बातें हैं, ठीक है। तो हमने जो रवैये देखे हैं बहुत कम ऐसा होता है कि लोग उस स्टेज में आके रियलाइज करते हैं ओह यस वी वर रॉन्ग, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था और हम नहीं करेंगे, ये रियलाइज करते हैं। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। ये इंडिविजुअल रवैये हैं, आई होप हम इनको ठीक कर सकें। अपार्ट फ्रॉम इट जो एक अच्छे अगर कोई एक क्विक लर्नर है और टीचर उसको अप्रिशिएट करे ना, आई वुड से ये वैसे एक बड़ा बर्डन कम कर देता है टीचर। फॉर एग्जांपल क्लास में 40 बच्चे हैं, 4 बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा ठीक है उन्हें अप्रिशिएट कर लो, उनकी पोजीशंस आ जाएंगी, बाकियों पे थोड़ी सी मेहनत कर लो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो आपके ऊपर एज अ ह्यूमन तो बर्डन कम हो गया ना। अगर मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंटैंगल्ड है कामों में, उसको क्या हो कि मैं 40 बच्चों की करूँ, क्यों? क्योंकि हमने अपना सिस्टम ही ऐसे बना रखा है। तो वही वाली बात है कि अगर हम अपने टेस्टिंग सिस्टम को रिव्यू करें, अगर हम पूरा सिनेरियो देखें, तो हम ये फिर कह सकते हैं कि नहीं, हम अपनी टीचर्स को ऐसे ट्रेन करें कि वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी जिसमें अगर स्लो लर्नर भी है तो वो स्लो लर्नर को उसकी तरह से लेके चलें, वो अगर एक क्विक लर्नर है तो उसको वैसे लेके चलें, ताकि और दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अगेन अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं भी होता ना क्लास में, उतना ये क्विक नहीं होता, तो नालायक, फेलियर, इस तरीके के वर्ड्स इतने बोल दिए जाते हैं कि वो समटाइम उसकी पर्सनालिटी को शटर कर देते हैं। और फिर इवन जो बच्चा थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, आप उसको सेंसिटाइज नहीं करते कि यार हो सकता है दुनिया में कोई स्लो लर्नर भी हो, तो बच्चे के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, उसको लगता है नहीं हर कोई क्विक होना चाहिए मेरी तरह। तो हम क्या होता है फिर अगर कोई बच्चा डिसेबल है, या कोई ट्रांसजेंडर है, या कोई स्लो लर्नर है, तो अगर बच्चा आपके कोई और सोसाइटी में ऐसे लोग देखता है तो उसको लगता है वो मुख्तलिफ है, उनको मेरे जैसा होना चाहिए। तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि यार इंक्लूशन भी कोई चीज़ होती है, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को इससे ख़राब कर रहे होते हैं। हम जो क्विक लर्नर है उसकी भी थिंकिंग को ख़राब कर रहे हैं, हम उसको भी सेंसिटाइज नहीं बना रहे कि कल को वो सपोर्ट कर सके, अपलिफ्ट कर सके अपने ऐसे लोगों को जो ज़रा उस जैसे नहीं है। और जो लोग थोड़े से स्लो लर्नर हैं, ये शायद क्विक लर्नर जैसे नहीं है, हम उनकी भी पर्सनालिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो टीचर्स का डेफिनेटली बहुत मेजर रोल है, क्योंकि बच्चे की पर्सनालिटी तो उन्होंने ही बनानी। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। इवन इफ एनी टीचर इज़ लुकिंग इनटू इट, तो मैं उनसे भी ये कहूँगी कि प्लीज़ एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लें, क्योंकि टीचिंग बेशक एक प्रोफेशन है, यू आर अर्निंग थ्रू इट, तो आप कोशिश करते हैं समटाइम्स कि उतनी एफर्ट पुट करें जितने पैसे मिल रहे हैं, बट अगेन ये पूरी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करने की बात है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि हमें शायद बाकी प्रोफेशन से थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और लेनी भी चाहिए। वहाँ पे भी हमें भी चाहिए कि हम थोड़ा सा इदारों में जैसे टीचर्स को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, पेस के मसले हैं, टीचर्स खुद भी समटाइम्स एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, तो हमें भी चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इदारे हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो ऐसी बनाएं कि टीचर्स भी एटलीस्ट फैसिलिटेट हो। समटाइम ये भी होता है कि उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा बर्डन है कि ये ह्यूमन नेचर है, डेफिनेटली आपके ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन होगा, वो आगे कहीं पे शिफ्ट होगा। तो हम टीचर्स को भी एक्सप्लॉइट ना करें, हम उनको भी एटलीस्ट इतना फैसिलिटेट करें कि वो रिस्पॉन्सिबली अपना रोल अदा करें। ओवर टू यू इकरा। जी मिस जा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बात तो इससे तो कोई मतलब डिसएग्री कर ही नहीं सकता कि इसमें जो है हर पर्सन जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए हर पर्सन को। लेकिन आपने बात की कि स्टैंड लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ जो है एक nobody wants to go out of the box to stand up for the authority, to speak against the authority, because क्योंकि जब हम सेमेस्टर सिस्टम की बात करते हैं तो 4 महीने गुजरने में कितना टाइम लगता है। उसमें भी अगर हम एक टीचर के खिलाफ स्टैंड ले लेते हैं तो फिर बच्चे का तो वो देखा जाए सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है, अगर वो टीचर किसी भी वे में अनएथिकल है। नो डाउट बहुत ज्यादा टीचर्स अच्छे भी हैं, एथिकल भी हैं, क्योंकि मैं खुद भी टीचर से पढ़ती रही हूँ, तो बहुत ज्यादा टीचर्स बहुत अच्छे भी हैं जिनको आज तक हम याद करते हैं उनकी स्किल्स की वजह से, जो उन्होंने हमारे में स्किल्स डेवलप की। तो इस बारे में आप मिस सरना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बात की मिस जिया ने कि स्टैंड लेना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो फिर अगर वो स्टैंड लेते हैं तो उसका भी क्या तरीका है कि वो किस तरह से टीचर से जो है अपनी बात कम्युनिकेट कर सके, किस तरह से वो अपना जो मसला है वो शेयर कर सके, या फिर डिपार्टमेंट में कोई और पर्सन जिससे वो शेयर कर सके। तो क्या कहती है मिस जनाब आप इस पर?
अपने इस आंसर को मैं अपने पिछले आंसर से रिलेट करूंगी। बीइंग लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कह देना कि टीचर के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए या टीचर के खिलाफ स्टैंड लूंगी, ये आपको भी पता है, मुझे भी, और मिस जय आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं, स्टैंड लेने का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे। अब जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात की कि 4 महीने के सेमेस्टर के अंदर अगर मैं अपने टीचर के खिलाफ स्टैंड ले लूंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो बात तो ये बिल्कुल ठीक है, स्टैंड लेना चाहिए, और बहुत सारे लोग लेते भी हैं, और फिर वो जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं वो भी हमारे सामने हैं। अपने इस आंसर को पिछले आंसर से रिलेट करने की बात मैंने इसलिए की है कि हमें बात किससे करनी चाहिए, हमें बात, वी नीड टू हैव सर्टेन साइकोलॉजिस्ट इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ब्रिज का काम करे। स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट जब स्टैंड लेता है ना, तो स्टूडेंट एक एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में जाकर स्टैंड लेगा। फॉर दैट मैटर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक टीचर ने फेवरेटिज्म कर दी और उसने उसको इतने मार्क्स दे दिए और मेरे उतने मेरी असाइनमेंट उससे बेटर थी और मुझे उससे 10 मार्क्स कम दे दिए। नाउ आई एम गोइंग टू द टीचर एंड आई एम लाइक इंफीरियरेटेड एंड आई एम सेइंग, मैम ये आपने क्या कर दिया है, मेरा तो जीपीए ड्रॉप हो जाएगा और सिर्फ आपकी वजह से हो जाएगा और आपने उसको नंबर दे दिए। अब ये जो मेरी टोन है और ये जो ये सारा सिनेरियो है, ये एक इंफीरियरेटेड स्टेट ऑफ माइंड में गया है, ये एक एग्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में गया है। स्टूडेंट का कहना और स्टूडेंट का जाके यही बात साइकोलॉजिस्ट को कह देना, जो कि होती ही एक नॉन जजमेंटल पर्सनालिटी है। साइकोलॉजिस्ट उस बात को सुनेगा, कहेगा ओके बेटा फाइन, कूल डाउन, उसको एक स्ट्रेटेजी दे देगा, अब आप चुप कर जाएं, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजिस्ट का काम ही ब्रिज का होता है, बच्चों की भी सुनता है, टीचर्स की भी सुनता है, उसके बाद स्ट्रेटेजिकली उन मामला को हल करता है। अब वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो टीचर को उसी टीचर को, स्पेसिफिक टीचर को बगैर नेम मेंशन किए बुलाएगा और बताएगा कि ये इश्यूज आपके डोमेन में आ रहे हैं, आप इनको इस तरीके से टैकल कर ले। फिर अगेन वही बात आ जाती है, मेरी ये बात सुन के बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये किताबी बातें कर रही है, ऐसा कहाँ होता है। तो फिर यही कहूंगी कि साइकोलॉजिस्ट का होना हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं मौजूद तो फिर देन यू हैव गॉट सर्टेन अथॉरिटीज, अगर टीचर ने ऐसा किया तो एचओडी ने किया तो डीन ने किया तो चांसलर, मतलब स्टेप बाय स्टेप हिरार्की को फॉलो करें और इस तरीके से जाके फिर अब आप पे भी डिपेंड करता है ना, आप कम्युनिकेट किस तरीके से करें, अपने कम्युनिकेशन पैटर्न को बेटर करें, अपनी बात को मनवाना आपको खुद आना चाहिए, इतनी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। फिर आपको अगर बात मनवानी है तो फिर एग्रेसिव होके, इन्फीरिएटिव होके, फिर जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट लॉन्च हो जाती हैं, या फिर स्टूडेंट्स की तरफ से एक नेगेटिव इमेज चला जाता है कि अगर एक बंदा इस एटीट्यूड के साथ आ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी कि इसने ये प्रॉब्लम फेस किया है। तो अपने एटीट्यूड्स के ऊपर भी हमें काम करने की थोड़ी बीइंग स्टूडेंट जरूरत है, और बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल मिस जन्नाब, आपने बिल्कुल सही बात की। तो अब हम बात हमने स्टार्ट की थी कि बर्डन है स्टूडेंट्स पर। तो अगर हम अपनी बात इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें कि हमारी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारी कोर्सेज हैं जिनके हम बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली मोस्टली तो मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि सबकी सभी जो है फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। और आपकी और मेरी और जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी या तो सेकंड लैंग्वेज है या फिर हमारी थर्ड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज तो किसी की भी नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में। ठीक है, पहले हमारी पंजाबी होगी, सराइकी होगी, किसी की उर्दू है, किसी की सिंधी है। तो उसके बाद अब जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि कतराते हैं और उनको बुक्स भी वही पढ़नी पड़ रही हैं, असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशंस भी उसी में देनी पड़ रही है उनको। तो हमारी अब ये जो हमारी फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं, अब वो तो हमने पढ़नी है ना अपने सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। तो एक इस तरह से भी स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है कि आप उन बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो मिस जया, मैं आपसे पूछूंगी कि इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कि अब इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पर एक का तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसको हमने फॉलो करना है, उस पर तो हम अपनी ओपिनियन तो दे नहीं सकते ना कि मुझे इस लैंग्वेज में पढ़ना है या इस लैंग्वेज में। तो इस सूरत हाल में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए और क्या, पढ़ें बैठ के किताबें, सीखना चाहें अगर अंग्रेजी तो क्यों नहीं सीख सकते। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, फॉर एग्जांपल वी नो द स्टोरीज ऑफ मेनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, हमें बोलना भी नहीं आता था, एंड हमने किताबें पढ़ी, फिर हमने इंस्ट्रक्टर्स किए और नाउ वी आर फ्लुएंट स्पीकर्स। एक पॉइंट तो ये है कि अगर आपको लगता है कि जी मुझे नहीं आती, मैंने बचपन से नहीं सीखी, लेकिन मेरी ज़रूरत है या मुझे आनी चाहिए, तो भाई फिर पढ़ें। फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक नहीं सकती या आप उसको अचीव नहीं कर सकते। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इट। तो अपने ऊपर भी तो ज़िम्मेदारी लेना कुछ, मतलब आप या और सेकेंडली या तो हो आप उर्दू वाले सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे पढ़े हैं। नो ऑफेंस टू स्टूडेंट्स अगेन, बट मैंने बड़े पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन रीडिंग उर्दू ना। भाई फिर पढ़ना क्या है, फिर बता दो पढ़ना क्या है। सो मुझे ये मसले तो दोनों तरफ से है ना। तो आई वुड से कि अगर आपने इंग्लिश को सिर्फ एज एन एक्सक्यूज रखा है ना, तो ये फिर गलत बात है, ये ज्यादती है, ये इदारों के साथ भी ज्यादती है, ये खुद के साथ भी ज्यादती है। अगेन
फिर आपने ये भी देखना है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर एग्जांपल कल को पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ने के, अगेन वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपने कल को भी तो स्ट्रगल करनी है, तो बेहतर है अभी स्ट्रगल कर लें। तो लैंग्वेज का डेफिनेटली एक कंसर्न ये ज़रूर है कि हमसे लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज कोई और है, सेकेंडली फिर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेजेस कोई और हैं, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज कोई और है। तो हम सारी लैंग्वेजेस को उस तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते या हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उसकी एक वजह भी ये है कि हम पढ़ते भी तो नहीं है। जो हमारी इंग्लिश की टीचर ने बचपन में पढ़ाया होगा हमें, अगर शायद उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होली सोली पूरी की होती उस टाइम पर, उस टाइम पे बच्चों ने भी अंग्रेजी को सही से पढ़ लिया होता, तो क्यों ना आती अब? तो मेरा भी वही हिसाब होगा ना जो बाकी पाकिस्तान में बच्चों का है, तो तब क्यों नहीं आती? हाँ, हम ये अगेन कह सकते हैं कि कुछ लोग होंगे जो नहीं पिक कर पा रहे, जिनसे नहीं पढ़ा जा रहा, बट इफ दे रियली वांट टू लर्न, अगर नहीं पढ़ना ना, फिर तो एक अलग बात है। फिर आप कहेंगे जी मुझे तो इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल देयर वर मेनी सब्जेक्ट्स जो मुझे पसंद नहीं थे, मुझे नहीं है, तो मैं उनको नहीं पढ़ती। या फिर अपन को उतना ही पढ़े ना जितना वो आपको पास कर दें बस। फिर आप यही रखें कि भाई अगर आपको लगता है कि इंग्लिश नहीं पसंद और मुझे इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने में, पढ़ने में, तो फिर आपको 100 में से अगर 30 नंबर वाला भी आपका पास हो रहा है या 40 वाला, तो फिर आप बस उसको उतना ही पढ़ लें जितना आप पास कर लें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपने अभी वो चीज़ अभी री की कि भाई पढ़ना है ना, सेमेस्टर में मार्क्स लगने हैं, मजबूरी है आपकी, तो इट मीन्स कि फिर आप उसके ऊपर उसको अनड्यू बर्डन ना बनाए। फिर आप ये देखें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पढ़ना ज़रूर है, तो फिर आप उसको वैल्यू भी, वेटेज भी उतनी दें जितना आपके मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे और आप पास हो जाओगे। बाकी आप अपना सारा इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर, उन चीज़ों पर लगाएं जो आपको इंटरेस्ट देती हैं। एंड अगेन हम जैसे भी कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज मुख्तलिफ हो सकती है ना ज़िंदगी में। हर शख्स के लिए स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ हो सकती है कि उसने प्रोटेस्ट कैसे करना है, उसने स्टैंड कैसे लेना है। हम अपने इदारों में साइकोलॉजिस्ट को डाल देते हैं, उनका एक इंक्लूजन डाल देते हैं ताकि वो ब्रिज का काम करें। वो हर इदारा या इवन नेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता है कि उसने इस मसले का हल कैसे निकालना है। तो हर इंडिविजुअल भी डेफिनेटली इंग्लिश के जो मसला फेस कर रहा होगा वो हर लेवल पे कर रहा होगा, तो हर शख्स ने अपना एक पर्सनलाइज सोल्यूशन निकालना है उसका कि वो क्या कर सकता है। तो उसमें हम ये भी अभी जैसे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, अब आप देख लें कि अगर भाई जिंदगी के 24-25 साल गुजारने के बाद भी अभी तक मुझे सही से कम्युनिकेट करना नहीं आया, तो डोंट यू थिंक सो कि आई हैव वेस्टेड माय 24 years ऑफ लाइफ? मतलब फिर उस स्कूलिंग का क्या फायदा हुआ, या वो फिर मैंने जिंदगी में इतनी तालीम क्यों हासिल की अगर अभी भी आए? मैं ये नहीं कह रही कि जिंदगी में कोई हर एज होनी चाहिए, पेट चीजें होनी चाहिए कि भाई इस एज में ये खत्म करना है, इस एज में ये डिग्री लेनी है, ये जॉब। ये तो अगेन बहुत ही पथेटिक सा कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है ना कि अब इस एज में आप पढ़ लो, इस एज में मैटर कर लो, इस एज में शादी कर लो। ये अगेन ये बहुत खराब चीज़ है। तो जब इस तरह से बात करते हैं मुझे लगता है सोसाइटी में सब कुछ ही खराब है, तो फिर मैं बहुत डिप्रेस और होना शुरू हो जाती हूँ। खैर, अपार्ट फ्रॉम इट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अपनी डेफिनेटली लाइफ गोल्स होंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी के एस्पिरेशंस है, तो हर बंदा उसको अपने तरीके से लेके चले। बट अगेन ट्राई कि आप एटलीस्ट वो स्किल्स सीखें जो ज़रूरी हैं दुनिया में सस्टेन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सर्वाइवल बेहतर हो, ठीक है, एवरीवन इज़ इनटू सर्वाइवल। तो फिर आपको चाहिए कि अगर कहीं पे आपको लगता है कि मेरा स्कूल, मेरा इदारा मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखा पा रहा, तो फिर एटलीस्ट जब तक ये अपने आप को बेहतर नहीं करते, आप अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट करें और फिर खुद सीखें एटलीस्ट इन चीज़ों को। ये अलग है कि इससे हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है काम करने की, बट कोई बात नहीं, दिन में और करना क्या, आपने सीखते रहें एंड देन यूटिलाइज दोज थिंग्स इन अचीविंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ओवर टू यू इकरा। दैट्स रियली ट्रू मिस जिया। मेहनत तो है, हमें खुद ही स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा इस चीज में और करना पड़ेगा। तो बात अभी हो रही थी इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक फैक्टर है इस मामले में कि अगर एक बच्चा है जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, क्लास में बहुत अच्छा काम कर रहा है इंग्लिश में, मतलब प्रेजेंटेशंस भी वो इंग्लिश में दे रहा है, तो बाकी स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा हो जाता है कि हम शायद इंफीरियर है क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। और इसमें फिर वही बात आ जाती है कि टीचर्स भी थोड़ा सा है कि अगर वो उनको इनकरेज करें, जो स्टूडेंट्स, उनको ना इस तरह का फील करवाया जाए बात, अगर उनको इनकरेज किया जाए तो वो ऑब्वियसली वो लर्निंग की तरफ जाएंगे। तो बीइंग अ यंग साइकोलॉजिस्ट मिस सरनाब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बारे में आपका मतलब क्या ओपिनियन है कि क्या वाकई ही एक इंग्लिश लैंग्वेज का बर्डन होना स्टूडेंट्स पर, मेंटल इश्यूज मतलब सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं स्टूडेंट्स में, तो वो वाकई में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का भी इसमें कोई रोल है या नहीं है? वेल, इंग्लिश लैंग्वेज को द शेयर मीडियम ऑफ एजुकेशन समझ लेना, या इंग्लिश लैंग्वेज को एक इस चीज की सनद समझ लेना कि क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी का। अनफॉर्चुनेटली एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है।
पहले मैंने बात की थी पेरेंटिंग की और बचपन की, तो कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे बनते हैं? कॉम्प्लेक्सेस बचपन में बनते हैं, जो कि आप कैरी करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अब वो कॉम्प्लेक्स बच्चे ने कहीं से उठा लिया इस तरीके से कि किसी ने ये कह दिया कि मतलब जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में कहा जाता है ना कि अच्छा ये इंग्लिश बोल रहा है तो ये बहुत पढ़ा लिखा है, कि बहुत बड़ा अंग्रेज है, और अंग्रेज कह देना फॉर दैट मैटर एक एक पॉजिटिव कॉनोटेशन ली जाती है। तो बच्चे ने यहाँ पे चीज बिठा ली कि अच्छा अगर अंग्रेजी बोलूंगा तो आई विल बी कंसिडर सुपीरियर। अब इस कॉन्टेक्स्ट को लेके जब बच्चा बड़ा हो रहा है और फिर वो यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आ रहा है और फिर वो देख रहा है कि एक बच्चा जो है वो इतनी अच्छी, क्योंकि ये चीज तो आपकी इनबिल्ट है ना, किस तरीके से आपकी पेरेंटिंग हो रही है, क्या आपका सोशल कल्चर रहा है, किस तरीके से आपका एक्सपोजर रहा है, तो आपकी लर्निंग है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मैं पंजाबी हूँ, आप जो भी हैं, जिस तरीके से भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है, और फिर फॉर दैट मैटर उर्दू तो हम सब भी बोल सकते हैं। इंग्लिश जाके कहीं हमारी थर्ड लैंग्वेज बनती है, उसके बावजूद हम ये कॉम्प्लेक्स अपने अंदर लेके फिर रहे हैं कि जी जो अंग्रेज होगा वो बहुत पढ़ा लिखा लगेगा। तो अगर किसी को बोल देंगे कि यार तुम तो बड़े अंग्रेज हो, तुमने तो सारी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में दी है, तो वो बंदा भी अपने दिमाग में एक हाइप क्रिएट करके फिर आता है कि ओ गॉड मुझे तो बहुत आता है। और फिर वो बच्चे जो कि लोअर थोड़े लोअर इन अ सेंस, कहने का मकसद मेरा ये है कि इस बैकग्राउंड से आए हुए अंदरूने पंजाब से जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आए हुए हैं, या जो सिंध से बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, जो केपी से बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, मैं किसी को भी स्टिग्मेटाइज नहीं कर रही। कहने का मकसद ये है कि फिर वो ये समझते हैं जिनके एक्सेंट्स थोड़े डिफरेंट है, ऑब्वियसली क्योंकि कल्चर डिफरेंट है तो एक्सेंट्स डिफरेंट है, फिर वो बच्चे आपके दरमियान बैठे कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को मेरे ख्याल से बीइंग ह्यूमन, बीइंग पार्ट ऑफ द स्टूडेंट बॉडी भी समझने की जरूरत है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप साथ लेके चले, और इसको सुपरियोरिटी का एक जो है वो आइकॉन बना के अपने साथ कैरी ना करें कि मुझे इंग्लिश आती है तो मैं बहुत सुपीरियर। तो यही बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मिस जनाब आपने। मतलब मैं और मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यही बात सुनना चाह रहे थे, और उनको ये बात समझने की जरूरत भी है जो आपने बात कही। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कोविड-19 की वजह से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में, तो पूरे पाकिस्तान में तो नो डाउट है, पूरी दुनिया में एक स्ट्रेस की सिचुएशन है, और स्टूडेंट इस वजह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स ज्यादा सफर कर रहे हैं। बाकी मेजर हमारे तबके देखे जाए, लेबर देखी जाए, वो सब लोग तो सफर कर रहे हैं अपने, लेकिन स्टूडेंट्स भी मेजर इस वजह से सफर कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई में, उनको अब वो टीचर्स के साथ, अब टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस कर रही है टीचर्स को। ठीक है, बच्चा वही रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन रहा है और उसके पास अगर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो भी स्टूडेंट्स के दरमियान आपस में गैप आ जाएगा उनकी जीपीए में। तो इस वजह से अब एक स्ट्रेस की सिचुएशन तो है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इस स्ट्रेस की सिचुएशन से स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे एक्सेल कर सके, अपने करियर को, अपने सेमेस्टर के गोल्स को, अपने जो उनकी एक स्टडी का एक मोड जो उनका चलता हुआ आ रहा था, एक पूरा एक जिस तरह से एक पूरा जैसे कहा जाए कि उनका एक फ्लो बना हुआ था स्टडी का, तो अब उसको वो किस तरह से मेंटेन करें इस सिचुएशन में रहते हुए। जी मिस जरनाब, क्या कहती हैं आप इस पर? स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, मैं आप हम सब इस चीज से सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बीइंग पार्ट ऑफ द स्टूडेंट बॉडी, बीइंग पार्ट ऑफ द टीचर्स या किसी भी बैकग्राउंड से अगर हम है ना, तो हम सफर कर रहे हैं। इस बात को समझ लेना कि यार ये मैं सबसे पहले तो कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ इस सारी सिचुएशन के अंदर, दुनिया इस वक्त इस चीज को सफर कर रही है। फिर दूसरी बात, स्टूडेंट्स बड़े गलत तरीके से इस बात को मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस चीज को लेके कि टीचर्स आर रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजीज, हमें समझ नहीं आ रही। मैं मिस जिया की इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगी कि समझने की कोशिश करो तो समझ आए ना। ये यहाँ पे एक बात बहुत गलत स्टूडेंट्स की तरफ से भी आई कि इस चीज को नेगेटिवली कॉनोटेशन में ले रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीजों को। तो किस तरीके से इस सिचुएशन में हमारे लिए बर्डन बना हुआ है सबके लिए, ये है सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट। हम प्रोक्रेस्टिनेटर्स हो गए घर रह रह के, क्योंकि हमें पता है कि यार ठीक है ये जो लेक्चर है इसकी अटेंडेंस तो मैं सोए सोए भी लगवा सकती हूँ, मैं बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकती हूँ, तो इस वजह से ठीक है मैं लेटी रहती हूँ, चल रही है चीज तो चलती रहे। उसके बाद अच्छा असाइनमेंट है, चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन सबमिट ही करवानी है, जिस दिन करवानी होगी ना उस दिन मैं जल्दी जल्दी करके बस ठीक है कॉपी पेस्ट करके भेज दूंगी। तो फिर ये चीज भी देखने की जरूरत, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी को स्टिग्मेटाइज नहीं कर रही। फिर इस चीज में क्या होगा कि वो जिस तरीके से मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी जा रही थी, टीचर के साथ मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा था, वो चीज तो नहीं है। टीचर अपना फुल दे भी रहा है, चलो कहीं टीचर अगर नहीं भी दे रहा है, मैं वहां पे बात कर रही हूँ जहाँ टीचर अपनी फुल दे रहा है, वो तो अपना 2-2.5 घंटे का लेक्चर आके आपको दे के चले जाते हैं, वो आपको असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं। अब आपका काम है ना कि आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है। आप प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाए, आप अपनी चीजों को डिले करना शुरू कर दें। मैं अपनी बात करूं तो इस सारे कोविड सिचुएशन के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मेरे घर में मेरी फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग ये बात कंप्लेन करते हैं कि यार प्रोक्रेस्टिनेटर हो गए, हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। तो अपने आप को, जरूरी तो नहीं है कि हमारे सर पे डंडा होगा, कोई बंदा होगा जो हमें कह रहा होगा कि चलो बस हो गया, उठो अलार्म है, जाना है,
तो ही हम करेंगे। अब हमें पता है हमने जाना नहीं है तो हम बेड पे हैं सारा दिन। तो एक तो अपने अंदर से लेज़ीनेस को खत्म करें, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करें, टाइम मैनेजमेंट करें, स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को लेके चलें, तो ये चीज़ भी मैनेज हो सकती है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक़्त हमारे साथ है, हम अकेले नहीं। बिल्कुल मिस जनाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मिस जया, यू आर अ टीचर, तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ टीचर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह ऑब्वियसली अब हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और डिफरेंट मोड ऑफ प्लेसेस पे जो है स्टूडेंट्स की क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें टीचर्स भी थोड़ा सा इस बारे में ट्रेन नहीं थे। तो टीचर्स किस हद तक ट्रेन हैं अब तक, क्योंकि ऑब्वियसली एक सेमेस्टर तो तमाम स्टूडेंट्स का गुजर चुका है। तो टीचर्स किस हद तक ट्रेन थे, और टीचर्स को किस हद तक ट्रेनिंग की जरूरत है इस हवाले से स्टूडेंट्स की। जी मिस जया। इकरा, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया चीज़ों को, डेफिनेटली दुनिया में इतना एक सडन शिफ्ट आया और फिर लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर गए, उसमें टीचर्स डेफिनेटली, क्योंकि ये एक बिल्कुल न्यू इंटरवेंशन है टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। इवन जो कंपनीज के में भी जो मैनेजमेंट टीम के लोग हैं जो पिछले एरा में से हैं, वो शायद इतना ज़्यादा एक्लेमेटाइज नहीं हो सके थे टेक्नोलॉजी के साथ, और उनको फिर सीखनी पड़ी चीज़ें। ठीक है, उनको सीखना पड़ा कि जूम को कैसे यूज़ किया जा सकता है, व्हाट्सएप पे तालीम कैसे दी जा सकती है। तो टीचर्स को भी सीखना पड़ा, ये उनके ऊपर एक एडिशनल काम था, और बहुत सारे इदारों ने, आई नो कि उन्होंने सिखाया अपने टीचर्स को, उन्होंने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग्स की, उनको बताया कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आई वुड से कि देखो वो एक बर्डन तो था उनके ऊपर कि उनको सीखना पड़ता, बट हमें था कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अपने अंदर ना वो सीखने वाली अप्रोच भी रखनी पड़े चाहिए कि इवन अगर सीखना पड़ रहा है तो इट्स अ गुड थिंग, आई एम लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ कल को अपने किसी और पर्पजेज़ के लिए भी। तो अच्छा लगता है कि अच्छा आपको एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, आज आपने एक नई चीज़ सीखी, तो हमारे अंदर ना वो सीखने का एलिमेंट खत्म हो गया। वी डू नॉट अप्रिशिएट चेंज। हम बस कहते हैं ज़िंदगी में जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही है ना, बस वैसे ही हो। थोड़ा सा भी चेंज आए तो हम अच्छा फील नहीं करते, हम कहते हैं नहीं इतना बर्डन कौन ले, अब ये एक न्यू चीज़ कौन सीखे। तो हमारे अंदर ना वो लर्निंग की एबिलिटी, क्योंकि वो हमने बड़ी रोक दी ना कि भाई एक्स्ट्रा सीखो मत, एक्स्ट्रा करो नहीं, तो फिर क्या हुआ कि वो आप रिस्ट्रिक्ट हो गए हो एक सर्कल के अंदर। बट अगर आपके अंदर ये सीखने की एबिलिटी हो तो आई वुड से कि जितनी भी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, टीचर सीखा तो आप मज़े से सीखते हो कि हाँ मैंने ज़िंदगी में एक और चीज़ सीख ली है। सो वो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए। बाकी इदारों ने बड़ी मेहनत किया, आई वुड से टीचर्स ने बड़ी मेहनत किया। आई नो मेनी ऑफ द टीचर्स जिन्होंने इंटरनेट घर में स्पेशली इसलिए लगवाया है, ये उन्होंने बोर्ड्स मंगवाए हैं घर में, फिर उन्होंने कैमरास रखे हैं, ये भी बड़ी एक मेहनत है, हमें इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। कि इवन बहुत दफ़ा पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि अगर वो स्कूल से क्लासेस नहीं होंगी तो बिल्कुल हट जाएंगे पढ़ाई से, तो उनका कनेक्शन नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट वो दिन में 1 घंटा 2 घंटा टीचर को देखते ज़रूर है। तो उसमें टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं। इवन ऐसे स्कूल्स, और ख़ासकर मुझे तो थोड़ा सा ये होता है कि हमारे यहाँ क्योंकि रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कुछ ये है कि कुछ लोग बड़े ईजिली चीज़ों को ले लेते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ा मसला होता है। जैसे जिन लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छी थी, जिनके पास लैपटॉप्स भी थे, जिनके पास जूम की एक्सेस थी, उन्होंने तो कर लिए। अब वो जो फार फ्लंग एरियाज है, ये वो बच्चे जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, उनको बड़ी हिंड्रेंस हुई है। एक तो उनका इंटरनेट का एक्सपेंस बहुत बढ़ गया। ठीक है, फिर उनके बाद उनके पास फ़ोन्स नहीं है। अगर उन्होंने घर में एक फ़ोन भी है, तब देखिए उस पर बच्चा पढ़ा, उसी पे कॉल आ गई है, बच्चा क्या पढ़ेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें वी नीड टू एड्रेस कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी ऑनलाइन मोड के ऊपर शिफ्ट होना है वो हर शख्स के लिए उतना ही फैसिलिटेट करने वाली चीज़ हो जो बाकियों के लिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज मुख्तलिफ है ना सबके पास। तो बहुत सी जगहों पे जहाँ पे ये अच्छा गया, मतलब मैंने ऑनलाइन बहुत काम किया, इट वॉज फाइन, बट बहुत सी जगहों पर मैंने नोटिस किया कि ये उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज मुख्तलिफ तरह के थे, लोगों की लिमिटेशंस मुख्तलिफ हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज शायद फ़िलहाल नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास हर तरह के रिसोर्सेज ना हो रहे हों। आपको पर्सनलाइज्ड करना पड़ता है। कहीं पे एक ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम अच्छा चल सकता है, कहीं पे नहीं। और इवन यूनिवर्सिटीज़ जो बड़े लेवल की, उन्होंने जो अच्छी है यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स बना लिए। बहुत सारे पोर्टल्स पहले एग्जिस्ट करते थे, तो काफ़ी हद तक बच्चों को सपोर्ट सिस्टम मिला। बट अगेन जो बच्चे ऐसी जगहों पे चले गए, फार फ्लंग एरियाज में, जहाँ पे अगेन इंटरनेट नहीं है या उनके पास सेपरेट लैपटॉप नहीं, अगर 3 बहन भाई हैं, 3 क्लासेस हो रही हैं, आप किस पे लोगे? एक को लैपटॉप चाहिए ना, बाकी 2 क्या करेंगे? अपने फ़ोन पे पढ़ेंगे तो फ़ोन में बीच में कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, कभी कॉल, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो फिर वो अगेन वो आपको स्ट्रेस करना शुरू कर देता है, आप मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हो कि आपने रोज़ क्लासेस भी लेनी है, अब आपको पता है आप पढ़ भी नहीं रहे, लेकिन आपने बैठना भी है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। आई वुड से कि देखो वी आर ह्यूमंस, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं पे परेशान हो रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करें, ना कि आप खुद को स्ट्रेस करते रहें। इट इट डज नॉट मैटर कि वो आप किस तरह से सोल्यूशन लेते हैं, आप खुद से कुछ सोचते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं, किसी सीनियर को अप्रोच करते हैं, बट ट्राई फाइंडिंग आउट सोल्यूशंस। अगर आप देख रहे हैं कि भी इंटरनेट का ये मसला आ रहा है, हल निकालें चीज़ों का,
और ज़िम्मेदार बने तो चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आप चीज़ों को कंट्रोल करें, उनको अपने हाथ में बनाएँ ना कि आप रिसोर्सेज़ की वजह से या अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक आप अपने ऊपर एक अनड्यू प्रेशर लेके आ रहे हैं। अल्टीमेटली योर लाइफ, योर हैप्पीनेस, योर हेल्थ, वेदर इट्स फिजिकल और इट्स मेंटल, दैट मैटर्स द मोस्ट। बाकी दुनिया में कुछ मैटर नहीं करता। ये 4 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इनको ज़हन में रख के अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए, और कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। Miss Jaya, I really appreciate your approach and I really agree with you. तो अब थोड़ा-सा मेरे मेरे ज़हन में भी थोड़ी-सी एक बार-बार मतलब पॉप अप करती है कि लर्निंग मैटर्स करती है या हमारे जो है ग्रेड्स मैटर करते हैं। अब स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान मार्क्स लेने की तरफ भी होता है। तो नो डाउट वो तो उनका एक मतलब पर्पज़ होता है कि ग्रेड्स हमारे अच्छे होने चाहिए। तो लेकिन वो कहीं न कहीं उसकी वजह से हम जो है लर्निंग नहीं होती स्टूडेंट्स की। तो मिस्टर नाब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लर्निंग मैटर्स कर रही है, ग्रेड्स मैटर कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो ग्रेड्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अब स्टूडेंट्स को इस बारे में मतलब थोड़ा-सा लर्निंग की तरफ जाना चाहिए और अगर वो नहीं जाते ग्रेड्स की तरफ तो उनके माइंड पे ऑब्वियसली स्ट्रेस भी होगा और उनको ये जो स्टडी है वो बर्डन भी लगेगी। तो मिस जरनाब जी, क्या कहती हैं आप इस बारे में? बात तो हम हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी की करते हैं, हर जगह करते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे मैं दिन को कल भी ये बात सोच रही थी कि देखो हम जिस पार्ट, फिर मैं ले दे के बात वहीं पे लेके आ जाती हूँ कि जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ऑब्वियसली मैं आप जया हम यहाँ पर बैठे हुए इसी ये बात करने के लिए बैठे हैं कि इस सोसाइटी के अंदर, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लोग जो मसाइल का सामना कर रहे हैं उनसे बात कर सके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ग्रेड्स ओवर लर्निंग है। दैट पीस ऑफ पेपर कैन एक्चुअली डिसाइड योर फ्यूचर। उसके बाद फिर क्या बात आ जाती है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैविंग डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम। ये तो मैंने खुद बात सफर की है, क्योंकि एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपको 3 दे रही है 70 के ऊपर, एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपको 3 दे रही है 85 के ऊपर। ये चीजें भी बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी देखी है। अब एक बच्चा वही जो बेचारा 3 लेके वहां से आ रहा है और एक 3 लेके वहां से आ रहा है, उनकी लर्निंग यहाँ में जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन कैटेगोरिकली उनको सेम लेवल के ऊपर असेस किया जाएगा जहां जहां पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, जहां जहां पे उनको कंसिडर किया जा रहा है। फिर यहाँ पे मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी कि फिर जो लर्निंग होती है ना वो यहाँ पे काम आती है। फिर जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, फिर जब वो टेस्ट में बैठते हैं, फिर जब वो डेमोज देते हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो ग्राउंड्स के ऊपर आते हैं, तब पता चलता है कि लर्निंग मैटर्स और ग्रेड मैटर्स। बेशक सिस्टम ग्रेड को प्रेफर कर रहा होता है, वहां पे फिर लर्निंग बोलती है, और जो नॉलेज है ना वो आपको कोई आपसे नहीं छीन सकता। ग्रेड्स के अंदर फेवरेटिज्म कोई कर लेगा, ग्रेड्स के अंदर कोई नाइंसाफी हो जाएगी, लेकिन जो लर्निंग है और वो जो आपके दिमाग के अंदर मौजूद है वो कोई भी नहीं निकाल सकता। तो ओवरऑल इट्स माय ओपिनियन, ऑलवेज लर्निंग ओवर ग्रेड्स, बट बीइंग पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड द पीस ऑफ पेपर्स डिसाइड योर फ्यूचर। और फिर वही जो एक स्पेसिफिक नंबर होता है वही जो है वो डिसाइड करता है कि आपने कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। फिर नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन माइंड इट के लर्निंग जो है ना और जो नॉलेज है वो आपसे आपको कोई भी नहीं छीन सकता, और उसको जितना आप इनहेंस कर सकते हैं करें। ये एक डिफरेंट डोमेन निकल जाएगी यहाँ पे, लेकिन मैं अपने हर सेशन में ये बात ऐड करती हूँ कि बुक रीडिंग को अपना बिल्कुल एक जो होता है ना रिलीजियस पार्ट बना लें। कि जितनी आप अपने अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को एनहांस करेंगे उतनी आपकी लर्निंग इंक्रीज होगी। आज मैं अगर साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, फॉर दैट मैटर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे ऊपर ये बाउंड नहीं है कि मैंने सिर्फ साइकोलॉजी की किताबें पढ़नी है और कोई किताब नहीं पढ़नी। लिटरेचर पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, अपने जो लर्निंग का स्पेक्ट्रम है ना उसको ब्रॉड करें, कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आएगा। तो लर्निंग के स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करें और ऑलवेज लर्निंग ओवर द ग्रेड्स। दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक कहा मिस जनाब आपने कि लर्निंग तो स्टूडेंट्स को जो है हमेशा करनी चाहिए और उस पे जो है स्टूडेंट्स का फोकस भी होना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा भी होता है कई बार कि टीचर्स जो होते हैं वो भी इस बारे में थोड़ा-सा होता है कि उनका ग्रेड जिस बच्चे का अच्छा है या जिस बच्चे का अच्छा नहीं है ग्रेड्स, तो टीचर्स की तरफ से भी थोड़ा-सा एक बच्चों पर स्ट्रेस आ जाता है कि भई हमने जो है अपने ग्रेड्स पर काम करना है। तो मिस जया यू आर अ टीचर, तो आप इस बारे में बताएं कि आप क्या कहती हैं इस बारे में कि टीचर्स भी थोड़ा-सा इसमें टीचर्स को भी थोड़ा-सा अपने आप को जो है रिस्पॉन्सिबल थोड़ा-सा इस चीज़ की लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टूडेंट्स पे जो है थोड़ा-सा ग्रेड्स को इतना ना किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग पे फोकस किया जा सके। टीचर्स की ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, टीचर्स को बता के थक गए हैं, पेरेंट्स को बता के थक गए हैं। ये इस तरीके के ऑनलाइन सेशंस कराते हैं, स्कूल्स में जाके सेशंस कराते हैं, उनको समझाते हैं कि दुनिया बहुत मुख्तलिफ हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है। आपने शायद जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार पढ़े थे या जिनको आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था वो शायद इस दौर में नहीं चलेंगे और चलने नहीं चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि आज जब अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस इस जनरेशन पे थोपने की कोशिश करते हैं तो कितने मसाइल उल्टा निकल आते हैं।
वी आर ऑल ट्राइंग कि हम इन चीज़ों को करें। इसके ऊपर अब आपने देखा कि स्लो 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 चेंज आ भी रहा है, टीचर्स अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए, बस टीचर्स इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कहीं पे ये होता है अगेन वो पीछे से तो शायद अपने उस कन्वेंशनल मेथड को छोड़ देते हैं, बट आगे क्योंकि हमारे पास बेंचमार्क्स अगेन वही है ना, वो सिस्टम तो नहीं चेंज हुआ बड़े लेवल पे, जैसे भी जरना भी जिक्र करी थी, तो वहां पे फिर आके क्योंकि अगेन स्टूडेंट फिर बाउंड हो जाता है, फिर अगेन उसके पास वही वाला ग्रेड वाला सिस्टम आ जाता है। बट आई वुड से कि देखें अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटीज है ना, तो फिर ग्रेड कहीं पे 0.5 ऊपर नीचे भी होना तो आप निकल जाते हैं, आप अपना करियर कहीं ना कहीं बना लेते हैं, आप निकल जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, क्योंकि बेंचमार्क्स ऐसे है ना, फॉर एग्जांपल अब अगर एक इंटरव्यू ने अपने ऊपर कंडीशन ये रखी है कि जी 3 CGPA वाला बच्चा ही CV सबमिट करा सकता है, अब आपका अगर 1 है या 2 है और आप नहीं सबमिट करा सकते, तो वहां पे अब आप जा ही नहीं सकते, आप उनको प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, खुद को आप बता ही नहीं सकते, तो वहां पे इंपॉर्टेंट है। आई वुड से देयर इज नो हार्म इन गेटिंग गुड ग्रेड्स, मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आप तो क्या है अच्छी बात है, आप अच्छा पढ़े, आपके अच्छे स्कोर आए, मतलब ये जरूरी है कि आप लर्निंग का एक्सक्यूज बना के अपने ग्रेड्स को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो ग्रेड्स क्यों नहीं आएंगे। अगर मुझे ये समझ नहीं आती कि व्हाई लर्निंग एंड ग्रेड्स कांट गो हैंड इन हैंड, मतलब अगर मेरी लर्निंग अच्छी होगी तो मेरे ग्रेड्स क्यों नहीं अच्छे होंगे, इजंट इट, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि ग्रेड्स और लर्निंग में से कोई एक ही क्यों, दोनों नहीं आ सकते। अगर लर्निंग अच्छी है तो ग्रेड्स को ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाना चाहिए, ये बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन आपकी लर्निंग अच्छी होती है, आपकी ग्रेड्स अच्छे नहीं है क्यों, वो एक अलग बात है कि एक टीचर आपको जबरदस्ती डाउन करे, बट वो एक होना चाहिए पूरी जिंदगी में, दो ये तो नहीं कि हर सब्जेक्ट में, हर यूनिवर्सिटी में, हर डिग्री में टीचर आपके साथ ज्यादती कर रहा है। तो अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, ठीक है, तो आपके ग्रेड्स ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे एंड फील प्राउड इन इट, मतलब आप खुश रहें, उसको सीखें, और उसमें कोई इतना मसला भी नहीं। और अगर आपके कहीं पे ऊपर नीचे ज्यादा कम भी हैं तो इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि अगर आप अपने आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हैं जाके, ठीक है, और आपके पास उस इदारे में काम करने के लिए सारी नेसेसरी स्किल्स हैं, उधर सर्वाइवल की सारी स्किल्स हैं, उसको तरक्की देने में, खुद तरक्की लेने में सारी स्किल्स हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपका जो भी सेट पैटर्न है लर्निंग का, ग्रेड्स का, उसको कंटिन्यू रखें, बट हाँ अनड्यू प्रेशर नहीं होना चाहिए कि लर्निंग को छोड़ के ग्रेड्स ले लो, ठीक है, ये सिर्फ लर्निंग करो ग्रेड्स छोड़ दो, वो भी आप छोड़ सकते हो, उसमें कहीं नहीं, वो आपने ये देखना है कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हो सकता है कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पे आपको कभी ग्रेड्स की जरूरत ही ना पड़े, वो बस एक यूनिवर्सिटी एक डिग्री थी जो आपने अगले इंटरव्यू में दिखा दी, बट ग्रेड्स डज नॉट, ग्रेड एक्चुअली दे डू नॉट मैटर एट ऑल, तो वो डिपेंड करता है, वो आप बेशक ना लो, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको चीजें अच्छी आती हैं तो फिर पेपर में भी आपको अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना आता है और आपके नंबर नहीं आ रहे, हो सकता है, नो ऑफेंस टू अगेंस्ट स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इसके बाद स्टूडेंट्स की मैं बहुत ही, वैसे खैर किसी की फेवरेट नहीं हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉन फेवरेट हो जाऊंगी, बट स्टिल कहीं पे जिम्मेदारी तो लेना, कौन लेगा, किसने पढ़ना है, किताबें अगर हम नहीं पढ़ेंगे, स्किल्स हम नहीं सीखेंगे, अर्निंग हमने सेज में नहीं आके करनी, तो फिर आके कौन करेगा, ठीक है। और अगेन मेरा थोड़ा सा कंसर्न पाकिस्तानियों से बहुत है, उनको लगता है कि पाकिस्तान की तालीम बड़ी अच्छी है और हम दुनिया के जहान के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा लाइक फाइक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल बाहर की यूनिवर्सिटी जाके आप ये नहीं कह सकते अच्छा हम तो हार्वर्ड में जाएंगे और हम तो ऑक्सफोर्ड में जाके बैठेंगे तो पाकिस्तानियों के बच्चों से ज्यादा तो और कोई स्टैंड आउट नहीं करेगा, नो दिस इज नॉट लाइक दिस। आप स्वीडन की तालीम देख लें, पाकिस्तानी जब यहाँ से स्वीडन जाते हैं तो देखते कि वहाँ पे इतनी ज्यादा पढ़ाई है कि पाकिस्तान में तो हम ना बस पढ़ लेते थे, हम आखिरी रात भी पढ़े तो हम पास कर लेते थे, वहां पे नहीं पास कर पाते, वहां पे पूरा साल पढ़ना पड़ता है। तो प्लीज इस माइंडसेट से भी निकले कि यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। जब आपको ये लगेगा ना कि यू आर द बेस्ट अमंग ऑल, सारी दुनिया के स्टूडेंट से आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, अगर हम इतने इंटेलिजेंट होते तो हम इकोनॉमिकली और हर तरह से बड़े स्ट्रांग होते, तो अपनी खामियों को एटलीस्ट देखिए और उनको आइडेंटिफाई करके ठीक करना शुरू करें, रादर देन रैंटिंग एंड क्राइंग ऑल द टाइम। मसले होते हैं बट अगेन वी आर ह्यूमंस, हमारे पास बड़ी पावर है, अशरफुल मखलूकात है ना, तो पावर है, सोल्यूशंस निकालें अपने मसलों का, वेदर वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाके निकाले, इंडिविजुअल लेवल पे निकाले, बट निकाले, एंड देन यू विल बी एक्सेलिंग आउट। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने कैसे स्टैंड आउट करना है, दुनिया में इतनी मिसालें हैं जिन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए हैं, सो मेक इट, इफ द सिस्टम इज नॉट सपोर्टिव एंड देन चेंज दैट सिस्टम। ओवर टू यू इकरा। हाँ जी मिस जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं आपकी इस बात से अग्री करूंगी कि हमें एक तो लर्निंग और ग्रेड्स को साथ साथ लेके चलना चाहिए, दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते। तो दैट वाज अ रियली गुड पॉइंट रेज बाय यू। और उसके अलावा कि हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा मतलब है प्रॉब्लम तो है कि लर्निंग में स्टूडेंट्स का अगर देखा जाए, स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और मैं अपने सर्कल में भी हमेशा यही बात बोल रही होती हूँ कि स्टूडेंट का काम है ही क्या करना। अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है प्रेजेंटेशन करने का, प्रोजेक्ट्स करने का। तो मैं मतलब बीइंग अ स्टूडेंट मैं खुद भी यही कह रही होती हूँ कि मतलब है क्या फिर करने के लिए आपके पास। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, तो आप उसको एटलीस्ट आप उसको पढ़े तो सही ना, आप पर कोई अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर आप अर्निंग कर भी रहे हैं तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो तो आपकी स्टडी होनी चाहिए ना। अगर आप कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड कि आप एक मतलब अच्छा काम भी साथ साथ कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये भी थोड़ी सी चीजें हैं, इसमें टीचर्स को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स को भी लेने की जरूरत है, क्योंकि ये उनका फ्यूचर है और ये फ्यूचर उन्होंने खुद ही बनाना है। जिस तरह वो आज परफॉर्म करेंगे उनका फ्यूचर भी वैसा ही होगा। तो इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आप दोनों से आपके कंक्लूजनरी रिमार्क्स लूंगी कि जो हमने आज डिस्कस किया तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, एंड पे आपके क्या कमेंट्स होंगे? जी मिस सरनाब, पहले आप बताइएगा। और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और सेकेंडली यही कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगियों के अंदर अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें। अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड इस पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहे हैं तो बी पॉजिटिव। अगर प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, हर जगह हैं, उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस भी हैं। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम बगैर सॉल्यूशन के नहीं है। तो बजाय रोने धोने के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालें, सबसे बढ़ के टाइम मैनेजमेंट करें। ये जो पार्ट ऑफ योर लाइफ है, ये बहुत, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ इस टाइम पे, लेकिन फिर भी आई एम टेलिंग यू कि बीइंग दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ इज द मोस्ट गोल्डन पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसको जितना यूटिलाइज कर सकते हैं करें, बाकी सब चीजें जिंदगी के साथ चलती रहेगी, लेकिन ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट इस चीज को आप समझें, अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करें, अपनी जात को, अपनी मेंटल हेल्थ को। सबसे बड़ी बात बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड से कि अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखें। टॉप प्रायोरिटी आपकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। वो लोग, वो चीजें, वो इदारे, वो जगहें जो आपको ड्रेन कर रही हैं, साइकोलॉजिकली ड्रेन कर रही हैं, रिफ्रेन फॉर देम, डोंट गो फॉर देम, डोंट फाइट अगेंस्ट योर विल पावर। अपनी विल पावर को जितना एनहांस कर सकते हैं करें, पॉजिटिव रहें, अपनी प्रायोरिटाइज करें अपने आप को, प्रोक्रेस्टिनेट मत करें, टाइम मैनेजमेंट करें, और अबव ऑल अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल ऑफ लाइफ तो वही है। थैंक यू सो मच। Thank you, Zarnab, for joining that session and to giving your very valuable recommendations and suggestions to all the students hearing us. जी मिस जिया, आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं जन आपकी हर एक बात से एग्री करूंगी, और मेरा एक मैसेज तो वही होगा कि डेफिनेटली एक अच्छी ज़िंदगी वो होती है जिसमें आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। आपके पास रिग्रेट्स ना हो, एंड पे आपके पास गिल्ट्स ना हो, आप सुकून से मर जाए, ठीक है। बट जनाब ने जितनी भी बातें की कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसको रखें। मतलब वो लोग, वो चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करें, कि मुझे समझ नहीं आती, इंसान इंसानों से इतना तंग हो जाता है, आप लोगों को फोर्स करें और लोगों को ना स्पेस दें। हर शख्स की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हम ये नहीं कह सकते दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर किसी ने किसी चीज़ को प्रायोरिटी रखना है और वो सेंसिबल है, वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले रहा है, तो लोगों को लेने दें। लोगों की ज़िंदगियों में कम मुदाखलत करें, अपनी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी अर्निंग के ऊपर ध्यान दें, और आप बैलेंस कर सकते हैं। लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत 24 घंटे है ना, आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे भी सो रहे हैं, आप 2 घंटे अर्निंग कर रहे हैं। वो आपने जैसे अपने स्केड्यूल को बनाना है। हर एक के लाइफ गोल्स मुख्तलिफ है, मेरा मुख्तलिफ होगा, किसी और स्टूडेंट का मुख्तलिफ होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम दोनों को सेम प्रायोरिटीज़ रखनी चाहिए, बट जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको खुद तक रखें, और उनको सही से फिर बैलेंस करके चले, और उस डोमेन में एक्सेल भी करते हैं। आपको पता है दुनिया चेंज हो रही है, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एटलीस्ट लुक इनटू इट, और अपना स्पेक्ट्रम बड़ा करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। खुद भी खुश रहें और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखें। दैट्स ऑल। ओवर टू यू इकरा। Thank you, Miss Jaya, for giving your really valuable suggestions, and I really appreciate your approach. You are a teacher, so you have given very good suggestions and recommendations to students that they should be responsible for their behavior, for their learning, and to create a learning environment in their surroundings. तो अभी बात की कैलाश ने, तो उन्होंने, मतलब मैं इसको एंड करना चाहूंगी, उनके कमेंट था कि ओल्ड सब्जेक्ट्स एंड ओल्ड डिपार्टमेंट शुड अपडेट। नो डाउट कि जिस तरह हमारे अभी गेस्ट ने भी बात की कि अपडेट होना चाहिए सिस्टम को थोड़ा सा, टीचर्स की भी ट्रेनिंग अभी हो भी रही है, और टीचर्स को मजीद भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, और सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करने की भी जरूरत है, जहां पर स्टूडेंट्स को जो है इंग्लिश का डर ना हो, जहां पर स्टूडेंट्स को जो है किसी किस्म के डिप्रेशन में वो मुब्तला ना हो। अगर उनको डिप्रेशन है तो वो एटलीस्ट वो स्पीक कर सके, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो फिर साइकोलॉजिस्ट हों जो इसमें उनका जो है रोल प्ले कर रहे हों, और उनकी बात को एटलीस्ट सुन रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बोलने का तो बहुत ट्रेंड है, हर इंसान बोलता है, और इस वक्त मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो सुनने का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत कम है, कि हम सुनते नहीं है लोगों को। और अगर हम सुन लें तो बहुत ही मसले जो है, बहुत ही डिप्रेशन लोगों का जो है वो निकल जाए, इस वजह से कि हमने सिर्फ उनकी बात को सुन लिया और उनकी बात को समझ लिया। और थैंक यू ऑल जिन्होंने कमेंट्स किया। राना वसीम ने बोला कि एक्सीलेंट वर्क, डॉक्टर जैद सैयद ने कहा गुड वर्क। थैंक्स ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग अस एंड for joining that session and for viewing that session. And thank you, my guests again, Mr. Nab and Ms. Jia. You were very good, and you were giving very good suggestions and recommendations to all the students.
And thank you all for viewing us, and we will end up the session with this, and Allah Hafiz.